Welcome to Sociology class for plus 2 students by Anjali Kapoor. Today we will discuss tea plantation and role of state in industrialization of chapter 1 structural change of book 2 social change and development in India. Industrialization and urbanization did not happen in India quite the way it did in Britain, not because we began late, but because our early industrialization and urbanization in the modern period were governed by colonial interests. Let us take the example of tea industry in India. कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन जिस ढंग से ब्रिटेन में हुई उस ढंग से इंडिया में नहीं हुई। उसका रीज़न ये नहीं है कि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन देर से आई, बट क्योंकि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन जो थी वो कॉलोनियल इंटरेस्ट द्वारा गवर्न की जाती थी। उसमें जो भी पॉलिसीज़ बनाई गई वो ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट में ही जो है वो वर्क करती थी। इसलिए हमारा जो वे ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन था वो उनकी तरह नहीं हुआ। कहते हैं इसको एक उदाहरण से हम बड़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। टी इंडस्ट्री का उदाहरण, unfair means. The colonial government used unfair means to hire and forcibly keep laborers and clearly acted on behalf of the British planters. कि जो गवर्नमेंट थी कॉलोनियल गवर्नमेंट, उन्होंने अनफेयर मीन्स जो है वो यूज़ किए लेबर को हायर करने के लिए और उनको फोर्सिबली रखने के लिए, और क्लियरली एक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश प्लांटर्स. Harsh measures were taken against the laborers to make sure they benefited the planters. और जो लेबरर्स थे उनके साथ बहुत हार्श मेजर्स जो हैं वो लिए जाते थे, और ये श्योर करना कि जो बेनिफिट है कि ताकि हर तरह से जो प्लांटर्स हैं, क्योंकि जो प्लांटर्स थे दे वर ब्रिटिशर्स, तो जो प्लांटर्स हैं ताकि उनको हर तरह से फ़ायदा हो. No democratic norms. They did not stick to the democratic norms that they had to follow in Britain. Laws favored Britishers. Laws and policies were made in such a manner that the Britishers were benefited in any case. इस ढंग से बनाई गई हर एक पॉलिसी कि सारा फायदा जो है वो ब्रिटिशर्स को ही हो. Exploitations. The workers were made to work 10 to 12 hours a day and the working conditions were not good. Exploit means शोषण करना. लेबरर जो थे उनका पूरी तरह से शोषण किया जाता था, उनसे 10 से 12 घंटे काम कराया जाता था और जो वर्किंग कंडीशंस थी वो भी अच्छी नहीं थी. नो डायरेक्ट कंटैक्ट. देयर वाज नो डायरेक्ट कंटैक्ट बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़. देयर वर कंट्रैक्टर्स इन बिटवीन यूज टू एक्सप्लॉयट देम. कहते हैं जो एम्प्लॉयर और जो मालिक और जो नौकर है उसके बीच में डायरेक्ट कंटैक्ट नहीं होता था. जो बीच में दलाल होते थे, कंट्रैक्टर्स होते थे जो कि लेबरर्स को पूरी तरह से एक्सप्लॉयट करते थे. Poor health facilities. No attention was paid towards the health and well-being of the workers. उनकी हेल्थ और उनकी वेलबिंग के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था. द प्लांटर्स वर लीस्ट कंसर्न्ड इधर. और जो प्लांटर्स मीन जो ऑनर्स थे टी प्लांटेशंस के, वो इन बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं देते थे. दस द वर्कर्स सफर्ड इनजस्टिस. तो इसलिए जो मजदूर थे, जो वर्कर्स थे, जो एम्प्लॉयज़ थे, वो इनजस्टिस उनको सफ़र करना पड़ा. पूरी तरह से जो है उनकी एक्सप्लॉयटेशन होती थी. ना वर्किंग कंडीशन अच्छी थी, किसी भी तरह की कोई भी जो है फैसिलिटीज़ उनको नहीं दी जाती थी. रिक्रूटमेंट ऑफ वर्कर्स इन टी इंडस्ट्रीज. कि जो वर्कर्स रखे जाते थे इंडस्ट्रीज़ में, जिनको एम्प्लॉयमेंट दी जाती थी, वो किस ढंग से रखे जाते थे. टी इंडस्ट्री began in India in 1851. Most of the tea gardens were situated in Assam. In 1903, the industry employed 4,79,000 permanent and 93,000 temporary employees. Assam was sparsely populated and the tea plantations were often located on uninhabited hillsides. कहते जो टी इंडस्ट्रीज थी 1851 में शुरू हुई 1851 में, और ज़्यादातर जो टी गार्डन्स हैं वो असम में सिचुएटेड थे. 1903 में जो है परमानेंट 4,79,000 लोगों को परमानेंट एम्प्लॉई जो है वो रखा गया एंड 93,000 टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ रखे गए. असम वाज स्पेयर्सली मीन्स कि जहाँ पर बड़ी पॉपुलेशन का बहुत कम होना जो है स्पेयर्सली पॉपुलेटेड था.
और जो टी प्लांटेशन थी वो ज़्यादातर वो लोकेटेड कहाँ थे, जो टी गार्डन्स थे वो अनइनहेबिटेड हिल साइड्स पर जो है वो लोकेटेड थे. देयर वर नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज इन टी इंडस्ट्रीज. दोनों में कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता था. देयर वर कंट्रैक्टर्स इन बिटवीन. द कंट्रैक्टर्स यूज टू ब्रिंग द वर्कर्स फ्रॉम अदर स्टेट्स. क्योंकि असम तो स्पेयर्सली पॉपुलेटेड था, इसलिए वहाँ पर तो लोग इतने मिलते नहीं थे एज लेबरर. तो जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो दूसरी स्टेट से जो है वर्कर्स को लेकर के आते थे. एज द वर्कर्स केम फ्रॉम प्लेन रीजन्स दे वर अनेबल टू अकोमोडेट इन टू स्ट्रेंज लैंड्स. जो वर्कर्स थे वो प्लेन रीजन से आते थे, तो वो वहाँ की जो क्लाइमेट है और वो जो कंडीशंस हैं उन लैंड्स में वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते थे, उनकी जो बॉडी है वो एडजस्ट नहीं करती थी. And as a result often fell prey to strange diseases, required provision of financial incentives which the tree planters were unwilling to offer. तो वो बीमार पड़ जाते थे और कोई स्ट्रेंज डिजीजेज उनको हो जाती थी जिसके लिए उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव चाहिए होता था, जो कि ट्री प्लांटर्स जो थे वो देने के लिए बिल्कुल भी विलिंग नहीं थे, अनविलिंग थे. इस वजह से वो बेचारे कर्जे उठाते थे, पैसा उधार लेते थे और काम कर करके उसे चुकाते रहते थे. The workers would seek advance and repay through their work and remained often in debt. They were made to work 10 to 12 hours a day and the working conditions were quite unsatisfactory. The planters were least concerned about the health and well-being of the workers. Instead, they had recourse to fraud and they persuaded the government to aid and abet them in this unholy task by passing penal laws. जो वर्कर्स थे वो बीमारी के लिए एडवांस ले लेते थे और काम करके ही वो सारा जो है वो अमाउंट जो है वो रीपे करते थे और इस तरह से वो हमेशा कर्जे में ही डूबे रहते थे. 10 से 12 घंटे जो है उनसे काम कराया जाता था, लेकिन जो वर्किंग कंडीशंस है वो अनसेटिस्फैक्ट्री थी. प्लांटर्स जो थे उनकी हेल्थ और वेल बींग ऑफ वर्कर्स के लिए लीस्ट कंसर्न, कोई कंसर्न शो नहीं करते थे. उसके अलावा उसकी बजाय उन्होंने फ्रॉड जैसी जो है पॉलिसीज वो अपनाई और गवर्नमेंट को परसुएड किया कि वो उनको इस अनहोली टास्क में जो है उनको गवर्नमेंट टू एड एंड अबेट देम इन दिस अनहोली टास्क बाय पासिंग बाय पासिंग पेनल लॉज, पेनल्टी लॉज जो हैं वो पास करवा लिए. द लेबरर्स वेंट टू असम अंडर कंट्रैक्ट फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स. जो मजदूर जाते थे, जो वर्कर्स जाते थे असम, उनसे एक कंट्रैक्ट साइन कराया जाता था कि इतने साल के, मैक्सिमम ये 4 ईयर्स के लिए होता था. तो वो कंट्रैक्ट के अंडर जाते थे. द गवर्नमेंट हेल्प द प्लांटर्स by providing for penal sections in case of non fulfillment of contract by the laborers. जो गवर्नमेंट थी वो प्लांटर्स को ही हेल्प करती थी. कैसे? पेनल सेक्शन से, कि अगर जो लेबरर्स हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पाते थे तो वो पेनल्टी जो है उनको पड़ जाती थी. ऐसा कानून बना दिया गया. द लेबर इज कमिटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट फॉर 4 years with a threat of arrest and imprisonment if he fails to perform it. 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता था और वो उस कॉन्ट्रैक्ट में थ्रेट क्या होती थी कि अगर वो इस जो ड्यूरेशन को पूरा नहीं कर पाता, फुलफिल नहीं कर पाता, तो उसे जेल हो सकती है, अरेस्ट हो सकता है अगर वो इसको परफॉर्म नहीं कर पाता. दस द लेबरर सफर्ड इनजस्टिस एंड रिमेन अप्रेस्ड. इसलिए जो भी मजदूर उन इन टी गार्डन में काम करते थे वो हमेशा ही इनजस्टिस उन्होंने सफ़र किया और वो हमेशा अप्रेस्ड रहे, मीन्स गुलाम रहे, उनके जो है गुलाम बनकर रहते गए, हमेशा कर्जे में ही डूबे रहे और कर्जा उतारते रहे. हाउ डिड प्लांटर्स लिव? अभी हमने डिस्कस किया ना कि जो लेबरर्स थे उनकी क्या स्थिति थी और जो प्लांटर्स थे वो कैसा रहते थे. द टी प्लांटर्स वर ब्रिटिशर्स. जितने भी टी प्लांटर्स थे वो कौन थे? जो मालिक थे वो ब्रिटिशर्स थे. They had lived lives of luxury. They had enjoyed affluent life. Huge sprawling bungalows set on sturdy wooden stilts to protect the inmates from wild animals, were surrounded by velvety lawns and jewel-bright flower beds. They had trained servants for all housekeeping tasks like gardener, cook, janitors, etc. जो टी प्लांटर्स थे वो ब्रिटिशर्स थे. बहुत लग्जीरियस लाइफ उन्होंने लीड करी, बड़े बड़े बंगले और पूरी तरह से प्रोटेक्टेड कि कोई वाइल्ड एनिमल्स उनको किसी तरह का कोई नुकसान न पहुंचा पाए. पूरे उनके बंगले जो थे वो वेलवेटी लॉन्स से जो है वो घिरे हुए थे और उसमें सुंदर फूलों की क्यारियां जो है वो फूलों से भरी हुई, और हर प्रकार की काम के लिए उनके पास जो है सर्वेंट्स थे.
घर के सभी कामों के लिए और सब चीज़ों के लिए भी, जैसे कि गार्डनर, कुक और जेंटर्स. Everything from scoring powder to self-raising flour, from safety pins to silverware, from delicate Nottingham lace tablecloth to bath salts had come up the river on the steamers. उनकी एक एक चीज़ जो है वो सारी जो है वो steamers में आती थी. The large cast iron bathtubs were placed in huge bathrooms which were filled every morning by busy bishtiwalas carrying buckets from the bucket well had been brought up via steamer. कहता है जो लार्ज और जो उनके बाथरूम्स थे उनमें बहुत बड़े बड़े बाथ टब्स रखे गए थे, जिन्हें कि हर रोज़ जो बिस्टी वालाज हैं जो वर्कर्स थे वो या तो कुएं से पानी भर करके ला करके उसमें भरते थे, और जो ये जो बाथ टब्स थे ये स्टीमर्स द्वारा लाए गए थे और उनके बाथरूम्स में प्लेस किए गए थे. सो दिस इज हाउ दे वर लिविंग अ अफ्लुएंट लाइफ. चांदी के बर्तन और सब चीज़ जो है वो बहुत बेस्ट और बहुत ही लग्जरियस लाइफ दे यूज टू लिव, वेयर एज द वर्कर्स दे वर लिविंग अंडर अनसेटिस्फैक्ट्री वर्किंग कंडीशंस. कोई फैसिलिटी उनको नहीं दी जाती थी, कोई हेल्थ किसी भी तरह की केयर उनकी नहीं की जाती थी. केवल मात्र अगर सोचा जाता था तो केवल कि ब्रिटिशर्स को बेनिफिट कैसे हो, जो टी प्लांटर्स हैं, जो ऑनर्स हैं, उनके बेनिफिट की ही बात गवर्नमेंट के रूल्स भी ऐसे बना दिए गए. दे themselves led a very comfortable life, whereas the workers were exploited to the extreme. Industrialization in independent India. So what role did Indian state play in promoting industrialization? The colonial state had an important role in the way industrialization and urbanization took place in India. The independent Indian state played an active role in promoting industrialization and in some areas was responding to the impact that colonialism had on the growth of industry in India. राइट कि जो इंडियन स्टेट थी उन्होंने भी इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए एक एक्टिव रोल प्ले किया, और जो है किस प्रकार से ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया जो है वो उसको बढ़ावा मिला. फॉर इंडियन नेशनलिस्ट द इशू ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन अंडर कॉलोनियल रूल वाज अ सेंट्रल इशू. Images of pre-colonial fable riches of India contrasted with the poverty of British India. राइट कि जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उनके लिए जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन थी वो उस इशू को उन्होंने बहुत जो है वो तवज्जो दिया, बहुत बल दिया, और उसके ऊपर तो और जो कंट्रास्ट था fabled riches of India contrasted with the images of pre-colonial fabled riches of India contrasted with the poverty of British India. The Swadeshi movement strengthened the loyalty to the national economy. जो हमारे नेशनलिस्ट थे उन्होंने स्वदेशी अभियान जो है वो स्टार्ट कर दिया, जिससे कि नेशनल इकोनॉमी की जो लॉयल्टी थी वो उसको बल मिला, उसको बढ़ावा मिला. मॉडर्न आइडियाज मेड पीपल रियलाइज दैट पॉवर्टी वाज प्रिवेंटेबल. जो मीन्स पीपल बिकेम अवेयर, है ना, उनकी थिंकिंग ब्रॉड हुई, एजुकेट हुए, अवेयर हो गए, तो उन्होंने ये रियलाइज कर लिया कि जो पावर्टी हम करते रहते हैं ना कि इसका कोई हल नहीं, ये प्रिवेंटेबल है, इससे हम बाहर निकल सकते हैं. Indian nationalists saw rapid industrialization of the economy as the path towards both growth and social equity. कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, अगर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन है, यही एक तरीका है कि जो हमारी इकोनॉमी को जो है ग्रो करा सकता है, और बोथ ग्रोथ एंड सोशल इक्विटी. Development of heavy and machine making industries, expansion of the public sector, and holding of a large cooperative sector were considered very important. राइट तो ये चीज़ों को इम्पोर्टेंस देनी शुरू कर दी गई. हैवी एंड मशीन मेकिंग इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर को एक्सपेंड करना, कोऑपरेटिव सेक्टर को जो है ऑफ ए लार्ज होल्ड करना, ये जो सेक्टर्स वर कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट. अ मॉडर्न एंड प्रॉस्पेरस इंडिया as visualized by Jawaharlal Nehru was to be built on an edifice of giant steel plants or gigantic dams and power stations. जो नेहरू जी का एक विजन थी कि मॉडर्न और प्रॉस्पेरस इंडिया जो है बने, किस तरह से कि जैसे उन्होंने फिर एक स्टील प्लांट्स, डैम्स, पावर स्टेशंस इत्यादि की डेवलपमेंट के जरिए से. Thank you students and friends. I hope the concept is clear. Please share and subscribe. In the next video, we will discuss urbanization in independent India
and model by M.S.A. Rao. Kinds of urbanization by M.S.A. Rao.